1945 में यूएस और जापान के बीच में वॉर चल रही थी। रोज कहीं ना कहीं पर बॉम्बिंग हो रही थी। एक दिन सुबह सुबह हिरोशिमा जापान में बहुत बड़ा धमाका हुआ। इससे पहले कि जापान कुछ समझ पाता 1.5 लाख जापानीज लोग मर चुके थे। इन धमाकों से जापान की रूह कांप उठी थी और जापान पूरी तरीके से टूट चुका था। इसीलिए 15 अगस्त 1945 को जापान ने यूएसए के सामने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे बुरा मिलिट्री ऑपरेशन यूएस ने जापान पर किया। उसके बावजूद भी आज 67% जापानीज यूएसए को एक फ्रेंडली कंट्री मानते हैं, या कहो तो मानना पड़ता है, क्योंकि मेरी नज़रों में जापान एक सोवरेन कंट्री ही नहीं है, वो आज भी यूएस ऑक्यूपेशन के अंडर है। और हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आप भी वही फील करो कि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी ये स्टोरी और इंटेंस होती जाएगी। जब जापान ने यूएसए के सामने सरेंडर करा तो यूएस ने जापान को अगले 7 सालों के लिए ऑक्यूपाई करके रखा और जाते जाते वहां पर डेमोक्रेसी लेकर आए, क्योंकि सुनने में तो बड़ी अच्छी चीज लगती है, पर इस केस में सब बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी का मेन एलिमेंट होता है उनका कॉन्स्टिट्यूशन, और जापान का तो कॉन्स्टिट्यूशन ही यूएस आर्मी के जनरल मैक आर्थर ने लिखा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले 70 सालों में जापान ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चेंज नहीं किया है। वो बस अमेरिका के लिखे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने में ही बिजी है, या कहूँ तो मजबूर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाती है कंट्री की पार्लियामेंट, इन अदर वर्ड्स रूलिंग पार्टी। और जापान में पिछले 68 सालों में से 63 साल एक सिंगल पार्टी ने रूल किया, वो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी। कहानी में ट्विस्ट यह है कि एलडीपी को फंड करती है अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA। यूएस जापान से जाते जाते डेमोक्रेसी तो लेकर आया, पर उन्होंने एक क्लॉज रख दिया कि अब जापान कोई मिलिट्री नहीं रख सकता, और इसीलिए आज जापान के अंदर 7 परमानेंट मिलिट्री बेसेस है यूएस के, और वहां 50,000 से ज्यादा यूएस मिलिट्री ट्रूप्स रहते हैं। अगर जापान ने एक छोटी सी भी गलती करी तो इवन दो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जापान के पास कोई खासा रिसोर्सेज नहीं बचे थे, फिर भी 70s 80s आते आते जापान की इकोनॉमी बूम करने लगी थी। वो हर साल 12 से लेकर 13% तक ग्रो कर रहे थे और यूएस को ही सामान एक्सपोर्ट करने लगे थे। साल दर साल यूएस के जापान से इंपोर्ट्स बढ़ते गए और ये बात यूएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। We have an official meeting today. यूएस ने जापान से एक डॉक्यूमेंट पर साइन करा, वो था डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर। 1985 की प्लाजा अकॉर्ड ट्रीटी के अंदर यूएस ने डॉलर की वैल्यू कम कर दी और जापानीज येन की वैल्यू बढ़ा दी। एज नॉर्मल पर्सन हम सबको एक पॉजिटिव चीज लगेगी, पर इकोनॉमी को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब भी किसी कंट्री की करेंसी स्ट्रेंथन होती है तो उनके एक्सपोर्ट्स, इस चीज का असर जापान की इकोनॉमी पर 90s आते आते होने लगा था। जो कि पहले 12-13% से ग्रो कर रही थी, वो 1% से भी ग्रो नहीं कर रही है। पर क्वेश्चन तो अभी भी वही है, व्हाई डज जापानीज पीपल लव अमेरिकन्स इवन आफ्टर बीइंग न्यूक्ड? जापान की डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, मिलिट्री, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ यूएस के हाथ में। तो आपको क्या लगता है यूएस ने अपना कोई नैरेटिव नहीं चलाया होगा जापान के अंदर?